बहुत अच्छा। चलो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि भारत के विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत के विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अगर हम एरिया की बात करें, बात करें एरिया की, तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 2.42 आपको जो क्षेत्र होता है ये भारत के पास है। और हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो मतलब कि 2011 जनगणना के अनुसार हम बात करें, जनगणना के अनुसार बात करें, अभी तो सबसे अधिक जनसंख्या हो गया है जनगणना के अनुसार, तो 17.5% पूरे विश्व का जनसंख्या यहाँ निवास करता है। अगर हम बात करें कि टोटल देखा जाए कितने ऐसे हैं जो देश जो कि भारत कौन से स्थान पर आता है, तो पहले नंबर 7वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, पहले पर आता है, यानी फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि भारत विश्व के देशों में कौन से स्थान आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सातवां स्थान हो जाएगा। अब तुम लोग पूछोगे दिमाग में, तुम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका सातवां, और जनसंख्या के हिसाब से पहला हो जाएगा। तो 6 सबसे बड़े देश, इससे पता होना चाहिए 6 सबसे बड़े देश कौन कौन से हो जाएगा। तो मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आप एशिया और यूरोप में देखोगे दोनों में उसका क्षेत्र पड़ता है, सबसे बड़ा हो जाएगा रसिया। जस्ट रसिया के उस पार देखोगे पड़ता है कनाडा। बट कनाडा का क्या होता है कि बाउंड्री जो है, तटीय रेखा सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा आपको हो जाएगा, राज्य हो जाएगा आपका रसिया। तो रसिया सबसे बड़ा आपको हो जाएगा देश, राज्य नहीं देश हो जाएगा। और कनाडा तटीय रेखा के हिसाब से और ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा देश हो जाएगा बड़ा। फिर उसके जस्ट कनाडा के इस पार आप आ जाइए, यानी अपोजिट फिर से आ जाइए, तो रसिया के नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम है चीन। तो चीन हो जाएगा आपका तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर चीन के जस्ट अपोजिट में चले जाइए, यानी उस पार चले जाइए, पड़ता है अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा चौथे स्थान पर। जस्ट अमेरिका के नीचे चले जाइएगा तो आपको दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है ब्राजील, वो हो जाएगा 5वें स्थान पर। और फिर उस पार से ब्राजील से कूद कर किस पार आ जाइए बताइए। फिर ब्राजील के बाद आप जस्ट कोना पर चले जाइएगा तो एक पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर हो जाएगा। और फिर हमारा भारत पड़ता है 7वें स्थान पर। तो ऐसे कर कर याद कर सकते हो, अगर याद करना है दिमाग में मैप चल रहा होगा तो। चले यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, तो बताओ निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लगाना है आप लोगों को। हाँ, नंबर के साथ साथ आंसर देना होगा। अगर आप आंसर लिख रहे हो, जैसे दूसरा के आंसर लिख रहे हो तो सी भी मत लिखो, दूसरा लिखो और उसका आंसर सी लिखो, या दूसरा लिखो उसका आंसर डी लिखो, या दूसरा लिखो आंसर ए लिखो। इससे पता चलता है कि तुम किसी का चीटिंग नहीं कर रहे हो, नहीं तो जल्दीबाजी में चेप दोगे तुम लोग, ठीक ना। देखो ये पूछ रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल, तो भारत के कुल क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है भैया। मिलियन को क्या कहा जाता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होता है। और भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है, एरिया है, ये कितना है बताओ, ये कितना है बताओ, 32,87,263। यही तो एरिया है ना भारत का। और ये वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, तो ये तो बात एकदम सही दिया हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे, यानी जो भारत ये स्थित है, मान लो ये ग्लोब हो गया, ये हो गया आपको 0 डिग्री, आपको क्या, आपको अक्षांश रेखा हो जाएगा ना, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत कहाँ स्थित है, भारत जस्ट लाइक के पर यहाँ पर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये पूरब में स्थित है यानी पूर्वी गोलार्ध में है। ये देखो यहाँ से उत्तर में स्थित है, यानी कि आपको 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में है, यानी कि एक विषुवत रेखा के उत्तर में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत के अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो अक्षांशीय विस्तार कौन हो जाएगा, यही तो हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार ना। तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हो जाएगा। आराम से लगा लोगे इसमें क्वेश्चन। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार दे रहा है। देशांतर ये वाला रेखा होता है, ये ऐसे वाला जो रेखा होता है देशांतर रेखा होता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देख लो, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपको पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट आपको पूर्वी तक ये स्थित जो है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये भी सही दिया हुआ है। अब भारत में राज्यों की संख्या टोटल अगर देखा जाए अभी के हिसाब से 28 राज्य हैं और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डी वाला आंसर हो जाएगा। डी वाला गलत दिया है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरेगा। अब जो सिक्किम है ये आपको देखोगे भैया 3 राज्यों से घिरा हुआ है सिक्किम।
सबसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से। अब सिक्किम से गुजरेगा तो ऐसे अक्षांश कैसे जाते हैं बताओ, अक्षांश जो जाते हैं ऐसे जाते हैं, ठीक ना। मतलब कि अक्षांश जो सिक्किम से गुजरेगा वो आपको राजस्थान से भी गुजरेगा, जो सिक्किम से अक्षांश गुजरेगा वो राजस्थान से गुजरेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कर्क रेखा इनमें से कौन नहीं है, आपको बताना है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इनमें से किसके कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। देखो कर्क रेखा कौन होती है भैया, कर्क रेखा जो ग्लोब पर देखोगे, ये मान लो तुम्हारा ग्लोब हो गया, एक मिनट, हाँ देखो मैं बता रहा हूं, एक ये मान लो ग्लोब हो गया तुम्हारा, ये ग्लोब हो गया। अब ये देखोगे कि कर्क रेखा जो होता है ये क्या होता है, तो ये देखो ये हो गया आपको 0 डिग्री, क्या हो गया ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया 0 डिग्री। इससे सबसे बड़ा ये रेखा है इसलिए इसे विषुवत रेखा भी इसका नाम है। फिर देखोगे ये आपको जो होता है ये क्या हो जाता है, ये देखोगे ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा बोला जाता है कर्क रेखा। और यही पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्यों से, फिर 0 डिग्री, अब 23.5 डिग्री देखोगे यहाँ पर नीचे भी एक होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री देखोगे ये आपको क्या होता है, अक्षांश रेखा होता है, जिसे क्या बोला जाता है भैया, मकर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है, ठीक ना। और इन्हीं के बीच में देखोगे ज्यादा धूप होता है, सूरज चमकते हैं। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। बात ध्यान में रखिए 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य में गुजरात से शुरुआत होती है, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, तुम्हारा मिजोरम हो जाएगा। ऐसे आप देखोगे राजस्थान में भी गुजरता है। तो ऐसे देखोगे कि ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बट यहाँ पर देखोगे कि डी हो जाएगा आंसर, बिहार से ये नहीं गुजरता है। कहां से, बिहार से नहीं गुजरता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह पूछ रहा है भैया कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा वही मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, इसको 2 बार काटती है, 2 बार काट देती है। यानी कि देखो कि 2 बार काटने का मतलब ऐसे, ये नदी ऐसे आई और फिर ऐसे कर काट दी 2 बार, तो ये 2 बार कट गया। तो ये कर्क रेखा को 2 बार नदी काटती है और रण के कक्ष में गायब हो जाती है। इसका नाम क्या है बताओ, माही, माही नाम है ये, असल में ये माही नदी है, आपको लूनी नदी नहीं, माही नदी, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माही नदी जो हो जाएगी ये उनको काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक। भारत की नदियों के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, आपको लूनी जो होती है वो रण के कक्ष में गायब हो जाती है, ठीक ना। क्वेश्चन 6 देखो, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात के सबसे पश्चिमी कहने का मतलब कि सबसे पश्चिम में स्थित है गुजरात। गुजरात जो स्थित है सबसे पश्चिम में स्थित है, देखोगे। और अरुणाचल प्रदेश देखोगे, ये आप देखोगे कि सबसे पूरब में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात आपको सबसे पश्चिम में देखोगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के बीच में कितने आपको होते हैं, पूछ रहा है कितने घंटे का अंतराल होता है, कितने घंटे का अंतराल होता है। तो इसमें आपको अंतराल जो हो जाते हैं ये कितने हो जाते हैं भैया, 2 घंटे का हो जाता है, क्योंकि ये सभी देशांतर रेखा है, ये भी देशांतर रेखा है। और ये दोनों के बीच में कितने डिग्री देशांतर रेखा का आपको पाया जाता है, बताओ कितने डिग्री देशांतर रेखा पाया जाता है। मतलब कि 120 आपको हो जाएगा ना, यहाँ पर बताओ कितने डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में क्या होते हैं, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। और यहां से यहां के बीच में देखोगे पाया जाता है 2 घंटे का अंतर। तो यहां पर आपको आराम से निकाल लोगे, निकाल नहीं लोगे क्या, यहाँ पर कि 4 मिनट होता है तो 60 मिनट में कितना बनेगा, फिर उसको जोड़ दो, यानी कि यहाँ पर कितना पाया जाएगा, 30 पाया जाएगा। 30 डिग्री का अंतर पाया जाएगा। कहाँ से, यहाँ से पूरब से लेके पश्चिम के बीच में कितना, 30 डिग्री का। और यही 30 डिग्री को 4 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा मिनट में, जो कि 2 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे कर कर आप देखोगे कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसे भी याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देख लो, भारतीय मानक समय में अंतर नहीं गुजरता है। जो भारतीय मानक समय है, भारतीय टाइम लाइन है, यहाँ पर देखोगे भारतीय जो टाइम लाइन है ये कहां से नहीं गुजरता है, ये बताना है। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन लगाओ। तो भारत के टाइम लाइन जो देखोगे, भारत का जो टाइम लाइन देखोगे, भारत का जो टाइम लाइन देखोगे, भारत के जो टाइम लाइन देखोगे, ये आपको देखोगे ऐसे, आपको ऐसे आता है, यूपी से आता है भैया, यूपी से इलाहाबाद से आता है, यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये कितना है भैया, ये देखो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। अब ये गुजरता है तो ये टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। ये 5 राज्यों में तुमसे नाम पूछता है भैया, तो तुमसे नाम पूछता है तो 5 राज्यों से नाम याद रहेगा तो किससे नहीं गुजरता है तुमको पता चल जाएगा।
ये जो है ना, ये जो ग्रीनविच रेखा जो होता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहां से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 82.5 डिग्री देखोगे ये आगे पड़ता है, पूरब में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि नहीं कौन से राज्य, तो भैया मध्य प्रदेश से होगा, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप देखोगे, फिर आपको उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाएगा, यानी कि 5 राज्यों से होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कहाँ से आ जाएगा, महाराष्ट्र थोड़े ना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से थोड़े ना गुजरेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु का नाम बताना है, सबसे दक्षिणी बिंदु इसमें से क्या हो जाएगा, सुदूर दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए, भारत में कौन होगा, लगाओ आंसर, देखते क्या लगा रहा हो, ठीक, ध्यानपूर्वक चलो लगाओ आंसर। खाली बदमाशी तुम लोग करते हो, ठीक ना, आंसर ना लगाओगे, अपने में लगोगे तुम लोग चिड़ा चिड़ौल खेलने, फिर तुम लोग को ले जाकर फेंक देना चाहिए, ठीक ना, उधर। चलो ये क्या हो जाएगा, यहां पर पूछ रहा है कि भारत के सुदूर से दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। ये देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, यहां पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सो इंदिरा कोल जो स्थित है, अभी तो वो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र में पड़ जाएगा, जो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, भैया तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आकर मिलता है, ये भारत के कौन सा स्थान है। ए वाला यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ए वाला यहाँ पर ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान लगाओ, ध्यान से लगाओ और बताओ क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ। देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे उत्तरी जो बिंदु होता है वो इंदिरा कोल है, और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ग्रेट निकोबार में, उसे ही पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट क्या बोला जाता है, यही आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने कराया, इंदिरा पॉइंट को पहले बोला जाता था। सरक्रीक जो पड़ता है सबसे पश्चिम में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किबूथू जो पड़ता है सबसे पूरब में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो बिंदु तो तुम लोग रट रखबे किए हो, फिर उसमें कराने से क्या फायदा। ये देखो भारत का कौन सा स्थान बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में आकर मिलती है, तो ये जगह का नाम क्या है बताओ, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ऐसा जगह है जहां पर तीनों आकर मिलता है, यानी कि बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कन्याकुमारी। यहाँ पर एक तरफ से देखोगे तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है कन्याकुमारी, एक तरफ से हिंद महासागर, मतलब पीछे नीचे से हिंद महासागर, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, यहाँ से अरब सागर आकर मिलता है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर ए लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी देख लो, और ये देख लो 0 डिग्री आपको अक्षांश रेखा जिसे बोला जाता है विषुवत रेखा। अब यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, और भारत के यहाँ पर देखोगे एक आपको अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है उसके बीच में, यानी सब भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेके और यहाँ पर विषुवत रेखा के बीच में 876 किलोमीटर की आपको क्या पाया जाता है बताओ, 876 होगा ना, क्या होगा बताओ तुम लोग, लगाओ आंसर, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। 876 किलोमीटर के क्या पाया जाता है, डिस्टेंस पाया जाता है, तो ये भी कभी याद रखना, कभी कभी पूछ देगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, भैया बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हम लोग का सीमा मिलता है, यानी बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बाउंड्री जो बनाता है बांग्लादेशी बनाता है। और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, 3 तरफ से देखोगे घिरा हुआ राज्य हो जाएगा, 3 तरफ से देखोगे, तरफ से 1 मिनट, 3 तरफ से देखो घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक। अब ये पूछे बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। अब मिजोरम मणिपुर में बताओ मणिपुर क्या मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है, बुड़बक बताओ बांग्लादेश से मिलता है मणिपुर कभी, हाँ मिजोरम में मिलता है, और समूह मिल जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मणिपुर नहीं हो जाएगा भैया, यहाँ पर लिख लो तुम लोग असम, असम मिलता है, यहाँ पर त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, मेघालय मिलता है, ये सब तो मिल ही जाता है ना, तो क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। और एक राज्य और मिलता है हमारा पश्चिम बंगाल, जो बंगाल का ही पहले भाग था, पश्चिम बंगाल मिल जाता है। आगे चल, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 11, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। देखो एक ऐसा राज्य है जिसका अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साथ चीन के साथ भी स्पर्श करता है, यानी आपसे पूछे कि कौन से ऐसा राज्य है जो कि चीन के साथ आपको सीमा बनाता है सबसे अधिक, म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है,
उस राज्य का नाम है, पहले नेफा बोला जाता था, ठीक, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आपको एजेंसी उसे बोला जाता था, पहले नेफा कहा जाता था। उसका क्या नाम हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ भी सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है और अपना ये म्यांमार के साथ भी। अब कहोगे सर जी तो नेपाल के साथ किसका सबसे अधिक बाउंड्री लगता है? तो नेपाल के साथ सबसे अधिक बाउंड्री उत्तर प्रदेश का लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आ गया क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, ये दोनों पूछ देता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर का लगता है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगभग 106 किलोमीटर का लगता है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो लगता है वो भारत अफगानिस्तान के बीच में लगता है, जो कि अभी पीओके वाला क्षेत्र हो जाएगा। सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगता है, आपको देखोगे 4096 किलोमीटर का, वो अपना बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश, ये देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देख लो, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई। भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई नेचुरल सीमा नहीं है, आर्टिफिशियल सीमा है, यानी कि हम लोग अपने से बनाए हैं, हम लोग नहीं बनाए हैं, रेडक्लिफवा ने बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में। तो माउंटबेटन योजना जब आया था, जिसे बाल्कन प्लान कहा जाता है, वो बोला कि पाकिस्तान भी एक देश होगा और पाकिस्तान एक देश होगा तो सीमा निर्धारित करने के लिए कोई तो आएगा। तो सर रेडक्लिफ जो आए थे वही रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किए थे, जल्दीबाजी में कम समय मिला था ये करने के लिए। तो भारत पाकिस्तान के बीच में देखोगे रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा देखोगे भारत और चीन के बीच में निर्धारण हुआ। अभी डुरंड रेखा देखोगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है? भैया भारत और श्रीलंका के बीच में क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। भारत श्रीलंका किससे अलग होता है? लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? चलो क्वेश्चन लगाओ, खाली बदमाशी करते हो तुम लोग। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा इसके आंसर? क्या हो जाएगा? पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बताओ। 10 डिग्री चैनल पाया जाता है अंडमान निकोबार के बीच में पाया जाता है। तो ये 9 डिग्री चैनल पूछता है और 8 डिग्री चैनल पूछता है। तो 9 डिग्री चैनल देखोगे कि किसके बीच में पाया जाएगा? बताओ। कवारती और किसके बीच में पाया जाएगा? मतलब कि एक मिनिकाय द्वीप पड़ता है ना, और कवारती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप के बीच, उसके बीच में पाया जाता है। अब यही तुमसे 8 डिग्री पूछे तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। ये मालदीव और मिनिकाय पड़ता है, उसके बीच में पाया जाता है। 8 डिग्री जो पड़ेगा मालदीव और मिनिकाय के बीच में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के समर्थन नेपाल, भूटान और चीन के साथ जुड़ी है? तो भारत के एक ऐसा छोटा सा राज्य है जो यह बीच में है, इधर आ जाएगा नेपाल, इधर हो जाएगा भूटान, ऊपर से हो जाएगा चीन चमगादड़, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। आपको इस डी आपको लगा लेना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्वेश्चन 16 देख लो, भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था जिसे कहा जाता था, ये बताना है। तो भारतीय महाद्वीप जो कहा जाता है ये किसका भाग था? बताओ। तो ये भाग था गोंडवाना लैंड का। किसका था? गोंडवाना लैंड का था। इसे भी याद रखिएगा, भारतीय जो महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। चलो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं पूछ रहा है। भाभर में, तराई में, शिवालिक की पहाड़ी में। तो भाभर का नाम तुम लोग सुने होगे, भाभर झाभर का नाम सुने होगे, लगाओ। बताओ पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? कल हम होमवर्क से क्या होगा सर प्लीज बताइए। बता दिया जाएगा, अक्षय कुमार यादव बता दिया जाएगा। तो पताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं या तराई वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा, पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 18 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टाने प्रणाली भारत में न्यूनतम है? इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली है वो भारत में न्यूनतम है, ये बताना है। कौन कौन कट गया बताओ, कौन कौन? यहाँ पर काम तमाम हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है।
साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, केकरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जी? अर्पणा कुमारी सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है बउआ, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हमको ना समझ में आता है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की न्यूनतम है? सो कौन सी हो जाएगी? गोंडवाना वाला। गोंडवाना वाला जो पहाड़ जो आपको हो जाएगा, ये सबसे न्यूनतम प्रणाली हो जाएगा चट्टान का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, सो हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है? भैया देखो रेंज के रूप में हिमालय कैसे कैसे है। रेंज के रूप में देखोगे हिमालय जो बटा हुआ है, आप देखोगे रेंज के रूप में हिमालय को देखोगे तो रेंज के रूप में जो हिमालय को देखोगे ऐसे 4 भाग में तुम लोग याद कर सकते हो। पहला नंबर तो ट्रांस हिमालय होता है, फिर एक ग्रेट हिमालय होता है, फिर मध्य हिमालय होता है, और फिर क्या होता है सबसे निचले पाद प्रदेश जो होता है चौथा में ये हो जाता है शिवालिक। फिर नदी द्वारा भी इसे काट काट कर बनाया गया है, नदी द्वारा भी बांटा गया है। नदी द्वारा जो बांटा गया है उसको भी याद रख लो। नदी द्वारा जो बांटा गया है, कौन कौन से हिमालय नदी द्वारा बांटा गया है ये भी तुमसे पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन याद रखो कि हिमालय जो पूछेगा नदी द्वारा बांटा हुआ तो कैसे याद करोगे। यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में देखोगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय पाया जाता है। फिर यहाँ से सब सतलज आएगा, पंजाब से होते हुए गुजरेगा सतलज, ऐसे देखोगे। फिर आगे देखोगे यहाँ पर एक कौन सी नदी पाई जाती है? काली नदी पाई जाती है ना। नेपाल की कौन सी नदी पाई जाती है बताओ? काली नदी पाई जाती है। और नेपाल के काली नदी और सतलज नदी के बीच में कौन कौन क्षेत्र पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक कुमाऊं है जगह, तो उसी के नाम पर देखोगे ये कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। फिर ये देखोगे काली नदी हो जाएगा। फिर इधर से आ जाओगे, एक और नदी मिलेगा आगे की तरफ, नेपाल पार कर कर देखोगे, यानी नेपाल के सटे हुए काली नदी हो जाएगा। नेपाल पार करोगे तो एक और नदी हो जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा? तीस्ता समझौता, तीस्ता नदी। ठीक, तो तीस्ता नदी, और बीच में देखोगे यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? नेपाल हिमालय पड़ जाएगा। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर तीस्ता है, फिर यहाँ से एक नदी आती है, बताओ ये कौन सी नदी होती है जिसके बीच में असम हिमालय पड़ता है? बताओ ये कौन सी नदी हो जाएगी? तो दिहांग नदी हो जाएगी, जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी है। दिहांग नदी जो कि प्रवेश करती है भारत में। तो ये कर ये ऐसे ऐसे काट काट कर देखोगे तो ऐसे याद कर लेना। बस मैंने आपको रिवीजन करा दिया। हिमालय का पाद प्रदेश हो जाएगा आपको शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक आराम से लगा लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो 20। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित नदियों में से है। देखो अभी अगर सुने होगे ध्यान से बुद्धि वाला क्वेश्चन, तो बुद्धि वाला क्वेश्चन तुम लगा लोगे, बुद्धिमान बन जाओगे। ठीक ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कुमाऊं हिमालय किन के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय मैंने बताया था। कुमाऊं कौन सा जगह? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो आ जाएगा कुमाऊं क्षेत्र है। तो एक तरफ तो आ जाएगा सतलज नदी, और एक तरफ नेपाल से सटी हुई नदी कौन हो जाएगी? काली नदी। यानी कि यहाँ पर सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। और ये पूछे कि काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच में आपको जम्मू या पंजाब हिमालय पाया जाता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में देखोगे कौन सा पाया जाता है? असम हिमालय पाया जाता है। यहाँ से भी तुम्हारा एक बार रिवीजन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी लगा लेना। ठीक ना, सी हो जाएगा जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। लघु हिमालय स्थित है। भैया आप देखो ये भी लगा लो। लघु हिमालय का जो रेंज है वो कहाँ स्थित है? लघु हिमालय के जो रेंज है वो बताना है कहाँ स्थित है। ठीक ना, लगाओ आंसर। लघु जो हिमालय पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? लगाइए आंसर। लघु हिमालय जो पड़ता है किसके किसके रेंज में पड़ेगा? तो ऊपर से फिर से देख लो, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा काराकोरम, फिर यहाँ पर मतलब ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ऊपर ट्रांस हिमालय हो जाएगा, इधर बृहद हिमालय हो जाएगा, इधर मध्य हिमालय हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा शिवालिक। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर? लघु हिमालय। भैया वही लघु हिमालय पूछ रहा है भैया। लघु यानी कि ये छोटका पूछ रहा है, लघु यानी कि ये वाला लघु हिमालय ये वाला होता है। ठीक ना, ये जो होता है लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय के नीचे आप देखो कि शिवालिक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपको? बृहद। यानी कि यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान यानी ग्रेट। शिवालिक और ग्रेट के बीच में है ना, ये ग्रेट है और ये है क्या आप? शिवालिक, इसके बीच में है आपको। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है भैया। पीर पंजाल श्रेणी तो आराम से लगा लोगे भैया। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी बताओ? पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाएगी ये जम्मू में पाई जाएगी भैया। कहाँ पाई जाएगी? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है। ठीक, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी न्यूनतम है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी न्यूनतम है? यानी नया है, नया नवेली है। बताओ इसमें से कौन सी श्रेणी हो जाएगा?
तो कौन सा श्रेणी हो जाएगा भैया, हिमालय वाला ही श्रेणी हो जाएगा, यानी कि हिमालय अभी युवा अवस्था में है, अभी जवानी है उसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। अब कहोगे सर ये हिमालय का जवानी कैसे है, तो हर बार देखोगे प्लेट टेक्टोनिक के चलते प्लेट जब टकराता है तो वो बढ़ता है, हिमालय का साइज बढ़ रहा है। पहले हिमालय का साइज था 8,848, अब हो चुका है 8,848.86 मीटर हो चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, हिमालय के किस भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है। केरवा में क्या होता है बताओ, केरवा भू आकृति पाई जाती है, इसमें मिलाया जाता है जो दूध में मिलाकर पिलाया जाता है कि शक्तिशाली लोग हो जाएंगे। तो केरवा जो पाई जाती है बताओ कहाँ पाया जाएगा, लगाओ क्वेश्चन नंबर 23 है जी, कौन है, 24 है। लगाओ लगाओ बबुआ, क्वेश्चन लगाओ, जाओ एकदम। बहुत अच्छा। केरवा जो होता है केसर के लिए होता है ना भैया, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कश्मीर हिमालय में केरवा, ठीक ना, दोमट मिट्टी। इसके आंसर 24 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देख लो, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत में सबसे प्राचीन और आप देखोगे बलित पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी श्रृंखला हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। ये देखो अवशिष्ट के रूप में सबसे पहले ये है, और विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में इसका नाम आता है, ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा, नवीन नहीं है, ये पुराना है सबसे, अरावली हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, चोटी पर चोटी, ठीक। ऐसे तो एक गाना आया था ना जी, चोटी पर चोटी, चोटी के ऊपर दुपट्टा, दुपट्टा मेरा दिल ले गया, ऐसे कुछ गाना आया था ना, देखो हम भूल रहे, ठीक। बचपन में हम लोग गाना याद, मतलब ऐसे कुछ सुने थे, चोटी के ऊपर चोटी, चोटी के ऊपर है दुपट्टा, दुपट्टा मेरा दिल ले गया। चलो यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, ठीक। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर पड़ेगा इसका दूसरा, आपको देखिए फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक ना, सबसे ऊंची चोटी। फिर दूसरा चोटी दक्षिण भारत में पड़ जाएगा दोदा बेटा। दोदा बेटा का ऊंचाई है आपको 2637 के, या आपको 2637 मीटर या 36 मीटर, इसका लगभग इतना ही पड़ता है, ये इसका ऊंचाई पड़ता है, ये याद रखना, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ता है, ठीक ना। ऐसे कर 95-96 दिया रहता है, ऐसे कर आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी हो जाएगा, 26 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देख लो, यहाँ पर नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती देखोगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है, पश्चिम की तरफ बहेगी नदी, पश्चिम की तरह नहीं नदी बहेगी, ये देख लो, ये देखो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो, ये कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है। अब ये देखोगे नर्मदा इधर बहेगी और उसके बीच में आपको देखोगे कौन सा पड़ेगा, तो ये सतपुरा रेंज पड़ता है, कौन से पड़ता है, सतपुरा रेंज पड़ता है। उसके बाद ताप्ती नदी आ जाती है, ठीक ना, और उधर विंध्य का रेंज पड़ता है ऊपर की तरफ, नर्मदा के ऊपर। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, और नर्मदा नदी तो तुम लोग जानते हो, ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। क्वेश्चन यहाँ देख लो भैया, यहाँ पर 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलता है, ये बताओ कौन सी पहाड़ी पर आकर मिलता है। ये देखो, ये हो गया भैया पश्चिमी घाट, ये हो गया तुम्हारा पूर्वी घाट, और ये दोनों आकर मिलता है यहाँ पर, एगो नीली नीली अखिया वाली कर दे लू जादू, और दो गो घाट के मिला के ले लू तू जान। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाए, आंसर लगाओ, तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो बताओ यहाँ पर। अरे जहां पर चंदन की लकड़ी पाया जाता है, जहां पर सांप पाए जाते हैं, जहां पर एक आदिवासी पाया जाता है जिसका क्या नाम है उसका, टोड्डा जनजाति, बताओ यहां पर देखो, यहां बताओ नीलगिरी, हाँ नीलगिरी, नीलगिरी जो हो जाएगा यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी ये सचिवालय सहायक में पूछा था एक क्वेश्चन कि कहां पर चंदन की लकड़ी पाया जाता है, तो नीलगिरी से। अरे भैया तुम लोग मूवी नहीं देखे हो, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पुष्पा वाला जो फिल्मिया बना है वो चंदन की लकड़ी के लिए ही तो बना है ना, वो कहाँ का सीन है, वही कर्नाटक वाला सीन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पर्वत केवल एक ही राज्य में पाए जाते हैं, केवल एक ही राज्य में पाए जाते हैं, इसमें से कौन सी पर्वत है जो केवल एक ही राज्य में पाए जाते, बताओ। मेरा हो गया सर जी, रवि गुप्ता, ठीक है, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। धीरज कुमार, हाउस नंबर गलत हो गया है, प्लीज कुछ बताइए, प्रॉब्लम होगा।
तुम लोग को कैसे गलत हो जाता है जी? हम चिल्ला चिल्लाकर, तुम लोग पेड क्लास होकर तुम लोग का गलत हो जाता है। चिल्ला चिल्लाकर हम बात बताते हैं कि कैसे तुम लोग का गलत हो जाता है। कब भांग पीकर फॉर्म भरने जाते हो तुम लोग, हमरा ना समझ में आता है। कि दारू पीकर फॉर्म भरने जाते हो तुम लोग। डेली बोलते हैं, डेली चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं, डेली कोई ना कोई गलती करता है। डेली मैं बोलता हूं कि फॉर्म भरो, बढ़िया से भरो, बढ़िया से पढ़ो। बाबूजी के पास पैसा ज्यादा हो गया तुम लोग का। असल बात है ना कि तुम लोग सीरियस हो ही नहीं। तुम लोग के बाबूजी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, उड़ा रहे हो बस। हाँ हमारा फॉर्म भर देना, हाँ मंत्री जी का बेटा बोल रहे हैं, काहे के लिए? तो कांस्टेबल में जाने वाले हैं, हमारा फॉर्म भर देना। हमारा नाम है हमारा, पिता का नाम हमारा, ये मैया का नाम हमारी है, और हमारा जिला और घर ये ही है, ठीक ना? फॉर्म भर देना। गलती कर देगा तो फिर हमसे आकर बोलोगे सर जी फॉर्म करते हाउस नंबर गलती कर दिया। अरे हाउस नंबर तो वैसे भी कोई मतलब है नहीं तुमको, ठीक ना? हाउस नंबर गलती हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सही होना चाहिए, गांव का नाम सही हो जाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड सही हो जाना चाहिए। मंत्री जी का बेटा तनी कम बनो, ठीक ना? बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने का सपना रखते हो, अपने खुद से फॉर्म भरवाने नहीं जाओगे। अरे आंख में तुम्हारा क्या हुआ रहता है? जब सामने फॉर्म भराता है तो उस समय फॉर्म में क्या होता है कि देखा जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। बोलेगा साइबर कैफे वाला देख ले बबुआ एक बार, और तुम लोग चले जाओगे फॉर्म भरवाने, मोबाइल पर फॉर्म भरवाओगे। चिरकुट आदमी नहीं ना। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में पाई जाती है? ये हो जाएगी अजंता। अजंता देखोगे ये जो पाई जाती है एक ही राज्य में पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। अजंता जो होगा, एलोरा जो होगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है, ठीक ना? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 देख लो। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? एकदम खुन्नस कर देते हो तुम लोग हम लोग, ठीक ना? जीने नहीं दोगे। ये लगाओ क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और ये यार तेरा सुपरस्टार बोल रहा है जिसको फॉर्म नहीं भरने आता है हमको फॉर्म भर दो और सिर्फ जीएफ का नंबर दे देना। एक तो इतना कलछुल छुनी लड़की से तुम लोग मरवाओ ना, एक जिंदगी बन जाए, ठीक ना? ये बिहार पुलिस में जा रहा है, दूसरों को जीएफ के नंबर मांग रहा है। एक बढ़िया से जब बाजेगा ना एकदम, जब लड़की सब देगी तब एक भूत उतरेगा कि अरे भैया ये सब बहुत खतरनाक चीज है। ये देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा सहाद्री, हो जाएगा सहाद्री वाला क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी घाट को देखो सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी का नाम पूछ रहा है, यानी कि सबसे दक्षिण में स्थित है, जिसे क्या बोला जाता है? इलायची की पहाड़ी बोला जाता है, ठीक ना? अब इलायची की पहाड़ी बोला जाता है, इलायची को क्या बोला जाता है? कार्डमम बोला जाता है। और एक पहाड़ी का नाम है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर यह स्थित है, और इसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 32 देख लो। एक सेवराय की पहाड़ी भी है भैया, सेवराय की पहाड़ी भी है। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है ये बताना है। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में पाई जाएगी? लगाओ इसके आंसर, बताओ क्या हो जाएगा इसके आंसर, ठीक ना? सर और साइंस का क्लास लीजिए बबुआ, अभी इतना साइंस की क्लास लेंगे, इतना साइंस की क्लास लेंगे कि जिंदगी में तुमको उतना कोई साइंस का क्लास लिया नहीं होगा। बोला जाता है ना कि इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, तो हम भी तुमको बोल रहे हैं इतना साइंस के क्लास लेंगे, इतना साइंस के क्वेश्चन तुम लोगों को करा देंगे कि जिंदगी में बस यही तुम लोग सोचते रहोगे कि एगो टीचर से भेंट हुआ था जो कि लूसेंट, क्राउन, अलग अलग जितने भी बुक है सबका क्वेश्चन एक ही बार में निपटारा करा दिया था, और वो भी किसके लिए? सिर्फ बिहार पुलिस के लिए। तो तुम लोग चिंता मत करो, बस 10 तारीख का इंतजार करो, फिर देखो तुम लोग का साइंस का एक अलग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। डेली 50 क्वेश्चन का एकदम धड़ल्ले से चलेगा, 50 क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ एकदम तुम्हारे मंडवा जो है ना एकदम खबड़िया जाएगा। अरे तुम लोग सोच रहे हो बिहार पुलिस में तो 1500 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को लिख कर अभी दे दूं हाथ से ना, तो उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार पुलिस की बात करें तो वो तो हलवा चीज है वो मेरे लिए। अरे हम तो तुम लोगों से इसलिए जुड़े हैं ना कि तुम लोग को बेहतर बना पाए, यानी कि तुम लोग को कांस्टेबल नहीं और भी एग्जाम में बैठो तो एकदम तहलका मचा दो। सेवराय की पहाड़ी जो स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ भैया स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, धूपगढ़ चोटी स्थित है, बताओ धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? जो धूपगढ़ चोटी है ये आप देखोगे किसकी चोटी है ये बताना है। धूपगढ़ की चोटी किसकी है? लगाइए क्वेश्चन। अब देखो फिर एगो आया उठ के बोल रहा है थ्योरी का क्लास नहीं होगा सर। कल थ्योरी एगोड़े क्लास कराए थे, कितना मार दिया, मार्क 19 हो गया। देखो धूपगढ़ चोटी जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है बताना है। धूपगढ़ जो चोटी है ये किसकी है? बहुत अच्छा, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन है? धूपगढ़ है। और आपको एक पड़ता है अरावली रेंज, अरावली जो होता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू जो होता है, जहां पर जैन धर्म का एक मंदिर भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो यहाँ पर देख लो ये 34,
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर एक ही लड़की चढ़ी थी, और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो लड़की चढ़ी थी अभी वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लगा रही है। बस नाम चाहोगे तो हम उसका नाम उजागर कर सकते हैं। वो भी 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। अब इसमें तो आंसर उसका नहीं है नाम, लेकिन तुम लोग बोलोगे तो उसका भी मैं नाम अनाउंस कर सकता हूं। तो वो भी 2 बार क्या, वो 4 बार एवरेस्ट पर चढ़ी हुई लड़की है। 2 बार तुम लोग याद कर रहे हो, 4 बार वो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 2 बार एवरेस्ट तो छोड़ो, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे संतोष यादव। 2 बार जो चढ़ी थी इनका नाम हो जाएगा संतोष यादव, और जो पहली बार एकदम चढ़ी थी उनका नाम है बछेंद्री पाल। जो पहली बार चढ़ी थी उनका नाम है बछेंद्री पाल, ठीक ना सर जी? इतना पहले करा दिए 1500। अरे तुम लोग काहे चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा, ठीक ना, तुम लोग चिंता मत करो। ये तो एक्साइज कांस्टेबल में भी बोले थे, लेकिन क्वेश्चन आप कराए वहां से नहीं आया। एकदम तुमने सही बोला बात, एक्साइज कांस्टेबल में भी बोला था कॉन्फिडेंस के साथ, बट मेरे से जितना हुआ मैंने कराया। बट एक्साइज कांस्टेबल को फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल से तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। अब तुम लोगों का ये गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके आंसर क्या हो जाएगा, संतोष यादव हो जाएगा। 2 बार ये चढ़ी थी एवरेस्ट पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये भारत में बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन है? विश्व की तो तुम लोग लगा दोगे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत में जो पीओके वाला क्षेत्र में पाया जाता है जिसका नाम है गार्डियन आस्टविन, उसका नाम बताना है, ठीक? बताओ, ये लगाओ, इसके आंसर लगाओ। गुरु जी आप अपने हिसाब से कराइए ताकि हम लोग का रिजल्ट हो जाए। फॉर्म इतना से भर देता है, लेकिन इतना क्वेश्चन जो और करेगा उसी का रिजल्ट होगा। इतना क्वेश्चन आप कराइएगा। ओके ओके ओके, एकदम तुम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करोगे तुम लोगों के पास इतनी सी चतुराई है वो भी घट जाएगा। ठीक ना, एक बात समझ लो, तो चिंता मत करो। K2 यहाँ पर हो जाएगा, जिसका नाम है गार्डविन आस्टविन, जो कि भारत के सबसे ऊंची चोटी है। और ये देखोगे पीओके वाला क्षेत्र में पड़ेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला क्षेत्र में पड़ेगा। ये कंचनजंगा देखोगे सिक्किम में पड़ेगा, और ये देखोगे नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ेगा। और एवरेस्ट जो हो जाएगा ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ये पीओके वाला क्षेत्र में पड़ता है, ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ठीक? ये याद रखिएगा। अभी पीओके वाला अगर ये नहीं देता है तो देन तुमको कंचनजंगा लगाना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, देख लो, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? भैया नंदा देवी जो शिखर है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको नाम बताना है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है, लगाइए क्वेश्चन। अंकिता इतना दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, हम लोग याद कर लेंगे। अरे पढ़ लो तुम लोग। यही तो दिक्कत है ना कि तुम लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो। हाँ बुड़बक, पानीपत का तृतीय युद्ध याद है ना तुम लोगों को? पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा लोग जीत जाते, अफगानों को हरा देते, लेकिन यहाँ के ही लोग एक तो साथ नहीं दिया, ऊपर से अय्यासी में बीते रहे, और ऊपर से उस समय युद्ध लड़ने चले जब यहाँ पर लोग त्योहार में मिले रहते हैं। ऊपर से थकान इतना हो गया, इतना दूर से सेना आ रहा था। तो वही हाल तुम लोगों का हो रहा है भाई। रणनीति से पानीपत का तुम लोग का युद्ध होने वाला है, और पानीपत के युद्ध में तुम लोग को जीतना है ना, तो रणनीति से लड़ना होगा, हर रणनीति से तैयार रहना होगा। अरे बंदूक, तोप, गोला बारूद तो हम तो तुम लोग को दे ही देंगे, लेकिन अंदर की हिम्मत भी तो जगाना होगा तुम लोगों को, ठीक? अंदर की हिम्मत जगाने के लिए वो सिलसिला चल रहा है। नंदा देवी देखो, नंदा देवी जो शिखर है ये कहां पर है? नंदा देवी जो शिखर है ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है। नंदा देवी की पहाड़ी कहां पर है, शिखर भी है आपको उत्तराखंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है उसका नाम बताना है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली घूमने चला जाएगा, बिहार पुलिस में निकल जाएगा तो सब लोग चला जाएगा कुल्लू मनाली घाटी घूमने, ठीक ना? ये देख लो रिजल्ट जिसका जिसका आएगा, कुल्लू मनाली घाटी घूमने के लिए आ जाना। ये बताओ कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 लगा दो। बहुत अच्छा। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में पाया जाएगा। कुल्लू घाटी जो हो जाएगा धौलाधार पीर पंजाल के बीच में पाया जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 1000 लड़कियों का बैच में बनाने के लिए बोला था फ्री में, और जब उनको पास हो जाएंगे, जब उनका रिजल्ट हो जाएगा रिटर्न का, तो उनसे फी लिया जाएगा। अपने गांव के गरीब लड़कियों से संपर्क कीजिएगा, जितने भी लड़कियां हैं अपने गांव के गरीब लड़कियों से संपर्क करेंगे, जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं। तो प्लीज अगर वैसे कोई लड़की होगी जो बनना चाहती है बिहार पुलिस और उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और उनको अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो हमसे जरूर टेलीग्राम में ऐड करवा दीजिएगा। उन लोगों का तैयारी में प्रॉपर रूप से गाइडेंस के साथ कराऊंगा, क्योंकि मेरा भी कुछ ध्येय है। तो आप लोग जरूर अपने सहेलियों को शांतिपूर्वक जुटा लीजिएगा। जो लड़ाई नहीं करती है, एक बात ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर शांति घाटी देखो, साइलेंट वैली, भैया साइलेंट वैली देखोगे वहां पर अलग अलग विविधता पाई जाती है।
जीव जंतु पेड़ उड़ का विविधता पाया जाता है। तो भारत में शांति घाटी जो पाया जाता है ये कहाँ पर होता है भैया? केरल में है। शांत घाटी जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देख लो, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें सुमिलित नहीं है? बताओ इसमें से कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? लगाओ, इसके आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? लगाओ। एक बात एकरा में एनी अंगरू बोल रही है सर जी हमहू गरीब है, और सुमन कुमारी बोल रही है सर जी हमहू गरीब है। ये सब के तुम लोग अभी वीडियो देखोगे ना, ये सब वीडियो बनाते हैं एनी अंगरू, आई को वीडियो देखोगे ना तो एक गरीबी का झलक हो जाएगा, ये कितना गरीब है, ठीक ना। गरीब 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 कभी अपने आप को गरीब नहीं बोलते, ठीक ना। तो गरीब का मजाक उड़ाना ही एक तरफ से हो जाता है, अपने को गरीब बोलना। अरे मान लो तुम गरीब हो, लेकिन इतना भी गरीब थोड़े ना हो कि तुम मतलब गरीबी के भीड़ जहां है उसी में घुस जाओगे। अरे भाई तुम लोग पढ़ी लिखी हो, तुम लोग को पैसे वाली हो, तुम लोग को मदद करना चाहिए। बताओ, बोमडिला जो होगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बोमडिला, नाथुला जो हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम में हो जाएगा नाथुला, भोर घाट जो हो जाएगा ये गलत है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में मिलेगा, पाल घाट केरल में हो जाएगा, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपको आंसर सी हो जाएगा। भोर घाट देखोगे दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन 40 लगाओ, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? लगाओ, इसमें से कौन से सुमिलित नहीं है? लगाना इसमें से बताओ कौन से सुमिलित नहीं है, लगाइए क्वेश्चन। सर जी होमवर्क वाला क्लास करा रहे थे वैसे ही कराइए, बिहार पुलिस वाला। होमवर्क वाला क्लास आप लोगों का बंद नहीं होगा, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। जो मैंने टॉपिक आप लोगों को भेजा है ना 100 डेज का, अब उससे होमवर्क स्टार्ट होने वाला है। डेली 2 से 3 टॉपिक मैं आप लोगों को बोल दूंगा, आप लोग वहां से लिख लेना या मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। ये तीनों टॉपिक आपको आएगा, आप लोग तैयारी कर लेना, ठीक। जितना भी लुसेंट से करना है क्राउन से, क्योंकि सभी सब चैप्टर उसमें मिल जाएंगे और वो पढ़कर आ जाना। तो जो मैं आपको कहा हूं वो कराऊंगा, चैप्टर से भी कराऊंगा और फुल मॉक टेस्ट भी चलेगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सीपी किला, सीपी किला हिमाचल प्रदेश है, लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, गलत दे रहा है। नाथुला सिक्किम में है, जो जिला जो है कश्मीर में पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 41, माना दर्रा स्थित है, माना नीति, ये सब जो दर्रा है ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 41 लगा लीजिए, माना दर्रा कहां है? लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक ना। तो माना लीपू लिखी नीति, ठीक। माना लिपुलेख नीति, माना लिपुलेख नीति, माना लिपुलेख नीति उत्तराखंड, माना लिपुलेख नीति उत्तराखंड, माना लिपुलेख नीति उत्तराखंड। याद कर लेना, 2-3 बार बोल दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है ये बताना है कहां पर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, बट उत्तराखंड में भी कहां पर स्थित है? केदारनाथ के कहां है? तो केदारनाथ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, उसके ऊपर आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ेगा, यानी कि केदारनाथ को उत्तर में मिलेगा, केदारनाथ के मंदिर थोड़ा नीचे हो जाएगा, चौराबाड़ी ग्लेशियर ऊपर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, मेघालय पठार किसका भाग है भैया? मेघालय पठार जो भाग होता है, मेघालय में देखो मेघालय वाला क्षेत्र है, ये आपको आगे बढ़ते हुए किसका भाग है? तो ये आगे बढ़ते हुए परदीपीय खंड का भाग है। किसका भाग है? परदीपीय खंड का भाग है, इसे भी याद रखिएगा मेघालय का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अरावली और विंध्य श्रेणी श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार पाया जाता है भैया? अरावली और विंध्य के बीच में देखोगे एक पठार पाया जाता है। अरावली देखोगे ऐसे जाता है अरावली और ऐसे विंध्य है, ठीक नहीं। इसके मध्य में एक पठार जो पाया जाता है, इस क्षेत्र जो पाया जाता है, इसे बोला जाता है मालवा का पठार। ये क्या हो जाता है? मालवा का पठार हो जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर, भारत का रूर किसे कहा जाता है? किस पठार को? तो छोटा नागपुर वाला पठार को कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? कि समुद्री तल से कितना उस जगह का ऊंचाई है? औसत समुद्री तल जो मापा जाता है ये किस तट से मापा जाता है? तो ये चेन्नई से मापा जाता है। कहां से? चेन्नई से। 45 के आंसर बी हो जाएगा, 45 के आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र वाला विस्तार बताइए। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र वाला विस्तार बताना है आपको। भारत के प्रादेशिक जो जल क्षेत्र वाला विस्तार है उसके बेस लाइन से वो है कितना? 12 नॉटिकल मील, यानी कि तट से कितना है? 12 नॉटिकल मील है, इसे भी याद रखिएगा, समुद्र से दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन 47, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी भैया? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछ रहा है, तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है बता दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 लगा लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है?
देखो भारत की तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ये हो जाएगा 7500। नेट 7500 नहीं होता है, 7516 होता है। क्या होता है? 7516 के करीब हो जाता है। अब तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पूरी तरीके से सिर्फ ये वाला बाउंड्री देखो, जो मुख्य तटीय रेखा वाला ये वाला जो 9 राज्य यहाँ पर स्थित है, इसके लिए जो देखोगे ये वाला हो जाता है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगर पूछे तुम लोगों से कि टोटल बाउंड्री कितना भैया, टोटल बाउंड्री पूछे तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय बाउंड्री है। 15,200 किलोमीटर क्या है यहाँ पर? स्थलीय बाउंड्री है। और इसमें ये जोड़ दो, 7500 वाला जोड़ दो तो तुम्हारा टोटल बाउंड्री स्थलीय और जलीय सब निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे देखो कोई क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो भैया किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? बताओ, समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा किस राज्य का है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 लगा लो भैया, ठीक ना? क्वेश्चन 48 लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 देखो, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसके लिए सूचक होता है? रत्नाकर किसे कहा जाता था? बताओ, ये बताना है आपको। रत्नाकर, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर। देखो 3 टॉपिक डेली मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक ना? एक साइंस के टॉपिक दे दूंगा और 2 सोशल साइंस के टॉपिक दे दूंगा। ये 3 टॉपिक अब डेली आप लोगों का होमवर्क रहेगा। उससे टेस्ट ले लूंगा, आते आते उसी से सबसे पहले टेस्ट ले लूंगा। उसके बाद डेली एक फुल मॉक टेस्ट ले लूंगा या हाफ मॉक टेस्ट ले लूंगा, ठीक? जिससे आपका क्या हो जाएगा? मिक्स भी मजा आ जाएगा। और फिर आपका एक साइंस का टेस्ट जो होगा वो अलग होगा। यानी कि जो साइंस वाला टेस्ट 50 क्वेश्चन का तुम लोग का शुरुआत होने वाला है 10 तारीख से, वो तो अलग ही होने वाला है, उसका अलग ही मजा आएगा। यानी डेली आपको एक साइंस का टेस्ट मिलने वाला है, ठीक ना? उसके साथ आप देखिएगा कि फुल मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों को एक करा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज अभी खत्म कराऊंगा, फिर मिक्स वाला खत्म करा दूंगा। और आपको डेली जो आपको होमवर्क वाला टेस्ट चलेगा ये भी चलेगा। यानी कि डेली आपको 200 से 250 क्वेश्चन को जरूर देखने को मिलेगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर जो होगा, रत्नाकर ये हिंद महासागर को कहा जाता है। रत्नाकर किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? भैया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है इसका नाम बताना है। तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश का तट है इसका नाम जो है ये हो जाता है कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा। मालाबार वाला तट ये सब हो जाएगा। उत्तरी सरकार यहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा वाला क्षेत्र में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्नलिखित में से किस केप कुमरीन के नाम से जाना जाता है? केप कुमरीन के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। केप कुमरीन के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक? लगाइए क्वेश्चन। बाकी मैथ वाले सर तुम लोगों को मैथ कराएंगे और इंग्लिश वाले, इकोनॉमिक्स वाले सर तुमको इंग्लिश इकोनॉमिक्स करा देंगे। और बाकी जो होगा, जैसे कि मैराथन जब मैं लूंगा तुम लोगों का, तो अलग अलग संविधान से जैसे थ्योरी के साथ कुछ कुछ जो टॉपिक है छोटा छोटा, उसको थ्योरी के साथ जोड़ते हुए 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे एक ही दिन में। वो सब 6-6 घंटा 7-7 घंटा क्लास चलेगा। तो तुम लोग अपना पेप्सी कोला, चिप्स उप्स, खाना उना, बतासा उतासा लेकर बैठना। अभी समय है, तुम लोग चिंता मत करो, सबका रिजल्ट होगा, ठीक ना? केप कुमरीन के नाम से कौन जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कुमरीन के नाम से जाना जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है ये बताओ। जिस नाम से जाना जाता है, कौन से भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो कहलाता है उसके उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान की जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो उत्तरी भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है बताओ। बहुत अच्छा, 52 के आंसर लगाओ। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ठीक ना? 52 के आंसर लगाओ। आपसे ये तैयारी गुरुजी कांस्टेबल पता ना, लेकिन दरोगा जरूर बन जाएंगे हम। एकदम एकदम दरोगा। देखना ना, इस बार एग्जाम होने दो ना, फिर तुम लोग कहोगे कि कहीं से पढ़े थे। इसको क्या नाम है? कोकड़ वाला तट कहलाता है, यानी कि कोकड़ तट कहलाता है। उत्तरी वाला सबसे क्या हो जाएगा? कोकड़ तट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 53, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी सबसे ऊंची आपको चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पड़ता है सेंडल पिक। सेंडल पिक निकाल के संडल 4 सेंडल मतलब लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेंडल पिक जो होता है ये अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 54, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? भैया देखो 10 डिग्री चैनल का नाम बताना है। 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है बताओ किसको किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री अलग करता है। बताओ यहाँ पर तुम लोग को गलती कहाँ लगा रहे हो भैया? क्या लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है बताओ? नहीं, 9 डिग्री हो जाएगा। 9 डिग्री, 9 डिग्री, ठीक ना? ये याद रखिएगा। फिर पूछेगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, अंडमान निकोबार के बीच में
ये पम्बन तथा मन्नार के, आपको बताओ इसका आंसर क्या होगा? 54 का आंसर क्या लगा रहे हो? कंफ्यूज कर लगा दिए ना गलती तुम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूछो क्यों हो जाएगा भैया? यहाँ पर देखो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों अंडमान ही दे रहा है, जबकि ये आपको अंडमान हो जाएगा यहाँ पर और एक निकोबार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार के बीच में पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। इसे भी याद रखिएगा। 54 के आंसर क्या होता है? तुम लोग लगा लोगे सी लगा लोगे, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में पाया जाता है। छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान तो ठीक है, लेकिन कार निकोबार यहाँ पर हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ये बताना है कौन इसमें से ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा? लगाओ आंसर। भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो भारत में एक ही मात्र ज्वालामुखी द्वीप है, ये हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैरन। ये क्या हो जाएगा? बैरन, ठीक नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। बैरन द्वीप जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, बताओ श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप जो अवस्थित है, देखोगे श्रीहरिकोटा द्वीप जो कहोगे यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है, यानी कि अंडमान माफ करना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक पड़ता है। कौन सा? तो पुलिकट झील पड़ता है, और वही पुलिकट झील पर आप देखोगे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है ना, पुलिकट वाला पर। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक रूप से, ये देखो ग्रेट निकोबार के निकट स्थित है? भौगोलिक रूप से सबसे निकट बताओ ग्रेट निकोबार के बीच में। तो ग्रेट निकोबार के बीच में भौगोलिक रूप से निकट जो है, और देखोगे इसके बीच में आपको ग्रेट चैनल भी पाया जाता है। ये बताओ इसके आंसर क्या होगा? इसके बीच में आप देखोगे ये क्या पाया जाता है, बताओ। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा। सुमित्रा हो जाएगा भैया, इंडोनेशिया के पार्ट है सुमित्रा। और यहाँ पर ग्रैंड चैनल या आपको पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है? प्रवाल भित्ति वाला जो द्वीप है, ये देखोगे भारत के बीच में देखो यहाँ पर पड़ता है, यानी कि ये देखोगे ये यहाँ पर पड़ता है एक लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप कौन सा हो जाएगा? ये प्रवाल भित्ति वाला द्वीप हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और ये यहाँ पर पड़ता है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? यानी भारत के सबसे अभी आबादी ज्यादा है वो मुंबई का भी देखोगे, बंबई का आबादी ज्यादा है। और बंबई किस द्वीप पर स्थित है? ये हो जाएगा सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा? सालसेट द्वीप हो जाएगा। इसके आंसर क्या लगा लोगे यहाँ पर? आंसर लगा लोगे यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? सर क्रीक वाला विवाद देखोगे गुजरात क्षेत्र वाला एक विवाद है, सर क्रीक विवाद, और वो नल्ला पाकिस्तान और भारत के बीच में, यानी कि सर क्रीक विवाद किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो कि किस राज्य में पाया जाता है? तो विदर्भ वाला क्षेत्र देखोगे हरदम समाचार पत्रों में रहता है किसानों के लेकर। तो विदर्भ जो क्षेत्र पाया जाता है, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये महाराष्ट्र का एक अंग है। किसका है? एक महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो क्षेत्र है ये किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। क्वेश्चन आगे देखो 62 है। मणिपुर के अधिकांश क्षेत्र कैसी है? मणिपुर जो है इसका अधिकांश क्षेत्र कैसा है, ये आपको बताना है। मणिपुर का अधिकांश क्षेत्र कैसा? लगाओ क्वेश्चन। देखो मणिपुर का अधिकांश जो क्षेत्र होता है ये पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए तो मणिपुर में लोग घूमने के लिए जाते हैं। अभी मणिपुर में अभी देखोगे जो आर्टिकल 355 लगा है, तुम लोग जानते हो कि मणिपुर में अपने में लोग लड़े हुए हैं, आदिवासी और वहाँ के 3-4 लोग ट्राइब के ही लेकर के हमको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो वो नाम अभी दिमाग पर नहीं आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस स्टेट को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, बताओ। सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलोर को, तो सिलिकॉन स्टेट बोला जाएगा कर्नाटक को। साइलेंट वाला हो जाएगा केरल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य का नाम बताओ। पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य हो जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। 64 के आंसर यहाँ पर लगा ले लो बबुआ, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से बताओ कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर का भाग नहीं है। विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर? बताओ 7 सिस्टर का भाग इसमें से नहीं है। कौन नहीं है बताओ? इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तुम्हारे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 7 सिस्टर का भाग नहीं है। 7 सिस्टर में कौन कौन आ जाएंगे? मेघालय आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, असम आ जाएगा, ये त्रिपुरा असम हो जाएगा, मणिपुर आ जाएगा तुम्हारा,
मिजोरम आ जाएगा। ये सब 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, 7 बहनों वाली राज्य। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताना है। ये लगाओ इसके आंसर, इसके आंसर लगाओ। देखो भौगोलिक के अकॉर्डिंग चलोगे, भौगोलिक के अकॉर्डिंग, तो इसमें देखोगे कि आपको जो लेह वाला क्षेत्र है वो तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा कच्छ वाला, क्योंकि अभी जो देखोगे सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख का क्षेत्र देखोगे आपको कुछ क्षेत्र कब्जा लिया गया है चीन और पाकिस्तान मिलकर, ठीक ना, तो वो छोटा हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कच्छ हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कौन सा सुमिलित है, कौन सा। असम की राजधानी दिसपुर होता है बुड़बक। मेघालय के क्या होगा? मेघालय का यहाँ पर दिया है शिलोंग ना, नागालैंड का कोहिमा ना, बताओ। मिजोरम में आइजोल होता है, ये सही हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल होता है, इसे आपको सही लगा लेना होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68 देख लो यहाँ से, कि भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं के साथ साझा करता है अपना बाउंड्री? अधिकतम राज्यों के साथ अपना बाउंड्री कौन से साझा करता है? 8 राज्यों के साथ करता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ करता है, और इसका नाम है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये देखोगे, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो अस्ट्रॉयड जनजाति है? प्रोटो अस्ट्रॉयड जो जनजाति है ये बताना है इसमें से कौन सी जनजाति है। तो प्रोटो अस्ट्रॉयड जो जनजाति हो जाएगी ये हो जाएगा मेघालय की एक जनजाति पाया जाता है खासी। खासी जो जनजाति पाया जाता है ये प्रोटो अस्ट्रॉयड जनजाति, एक मिनट, संथाल जनजाति हो जाएगी ना यहाँ पर। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 69 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 69 लगाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 लगाओ, आप लोग गलती मत लगाना। ये हो जाएगी संथाल जनजाति, ठीक ना। प्रोटोस्टोलाइड जो जनजाति हो जाएगी वो संथाल हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो वो नहीं चलता है कि उत्तरी भारत में और द्रविड़ीय भारत में, यानी कि दक्षिण वाले भारत के जो लोग होते हैं अपने को द्रविड़ियन बोलते हैं, तो ये दक्षिण भारत हो जाएंगे। दक्षिण भारत के लोग मुख्यतः अपने को द्रविड़ीय प्रजाति बोलते हैं, द्रविड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। और उत्तरी भारत वालों को बोलते हैं वो लोग आर्यन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ये बताओ कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी जनजातीय समुदाय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कहां कहां नहीं पाया जाएगा? यानी शहरी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में कौन कौन आंसर हो जाएगा? शहरी क्षेत्र में पंजाब में नहीं पाया जाएगा, हरियाणा में नहीं पाया जाएगा, दिल्ली वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। ये सब जो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई भी आपको जनजाति का मामला नहीं है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का मामला नहीं है, यानी यहाँ पर हरियाणा इसके आंसर हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आपको मिजोरम में। क्वेश्चन 72 देख लो, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक में त्योहार मनाती है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली त्योहार को शोक की तरह मनाती है? एक जनजाति का नाम है थारू। थारू ऐसी एक जनजाति है जो पाया जाता है कि त्योहार जो हो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, थारू जनजाति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखो, गद्दी लोग निवास करते हैं। तो गद्दी लोग गद्दीदार लोग है, मतलब गद्दी लोग जो निवास करते हैं, गद्दी जनजाति का नाम है भैया। गद्दी जो जनजाति का नाम है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गद्दी, ठंडा लगेगा, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब कुर्सी पर बैठते हो गद्दीदार कुर्सी पर, ठंडा से बचने के लिए क्या कर देते हो? उसको गद्दी लगा देते हो। तो गद्दी लगाओगे कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गद्दी जनजाति कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे देखो क्वेश्चन 74, ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास बताना है। ऋतु प्रवास कौन करते हैं? इसमें से कौन सी जनजाति है? तो भूटिया जनजाति जो होती है जम्मू कश्मीर वाली, ये देखोगे कि गर्मी के दिन में ऊपर चले जाते हैं और जाड़े के दिन में नीचे चले जाते हैं, ठीक ना। ये देखोगे ये हो जाएगी भूटिया, भूटिया, भूतिया नहीं भूटिया जनजाति, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे, ये पूछ रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल, क्या पूछ रहा है? केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है बताओ? केरल में जो पाई जाती है जनजाति इसमें से कौन सी पाई जाती है बताओ? यहाँ पर क्वेश्चन 75 लगाओ। ये पूछ रहा है केरल में पाई जाने वाली चेंचू जनजाति बताओ। क्वेश्चन इसके आंसर बताओ। बहुत अच्छा, चेंचू जो जनजाति है ये केरल में पाई जाती है, चेंचू जनजाति ना।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है यह बताना है, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए या उससे पहले देखा जाए तो गोंड पाए जाते थे, लेकिन 2011 के बाद जो सेंसस हुआ उसमें से क्या हो जाएगा, भील जनजाति। और भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भील जनजाति हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, टोड्डा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोड्डा जो जनजाति है कहाँ पर निवास करती है? तो टोड्डा जनजाति निवास करती है ये नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ पर? सो नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है, इसे भी याद रखिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखो, निम्नलिखित जनजातियों में कौन से बहुपति विवाह को मानती है? बहुपति विवाह कौन मानती है? एक तुम लोगों को क्वेश्चन मैंने साइंस में कराया था, वो कौन सी जीव है जो अपना मतलब कि ये करने के बाद, फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसको मार देती है, यानी कि मेल को मार देती है, वो फीमेल होती है, ठीक ना। तो तुम लोग को हमने बताया था मकड़ी एक ऐसा चीज है, मकड़ी कि जो अपना पहले रिलेशन बनाती है और वो क्या होता है कि जो फर्टाइल हो जाती है उसके बाद वो क्या करती है कि जो कमजोर मकड़ी पड़ता है उसको मार देती है, यानी मर जाते हैं लोग, ठीक ना। मादा जो होते हैं वो नर को मार देती है। वैसे ये पूछ रहा है कि बहुपति विवाह यानी कि एक लड़की का बहुत से पति, ये जो होता है ये कौन सा जनजाति में होगा ये बताना है। ये बताओ कौन सी जनजाति में होगा, बताओ। बहुपति विवाह जो आपको नीलगिरी वाले क्षेत्र में देखोगे, टोड्डा जनजाति हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोड्डा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ये बताओ इसमें से कौन से सुमिलित नहीं है, लगाना है क्वेश्चन, लगाओ आंसर। चलो लगाओ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बिहू देखोगे असम में होगा बिहू, ओणम देखोगे, ओणम देखो आंध्र प्रदेश दे रहा है, पोंगल देखो तमिलनाडु दे रहा है, बैसाखी पंजाब में, ये सभी चाहिए। ओणम जो होता है ये थोड़े ना यहाँ पर होता है, बताओ। ये तो मतलब अजबे टाइप से हो गया ना, ठीक ना। अटुकल पोंगल तमिलनाडु में होता है, ओणम कहाँ होता है बताओ, कहाँ होता है ओणम? ओणम का बताओ तुम लोग, लगाओ आंसर, ओणम कहाँ होगा बताओ, बताओ। ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन दे दे, तमिलनाडु और केरल, बताओ कहाँ पर मनाएगा? भाई क्या लिख रहा है गुरु जी, ये चरण कहाँ है, हमको पकड़ कर रखना है, ये सब क्वेश्चन देखकर काहे का हुआ? सर एक रिक्वेस्ट है कि मैडम को बुलाइए पढ़ाने के लिए। केरल में होता है बहुत है। ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है रे, मैडम को बुलाना है पढ़ाने के लिए, फिर पढ़ाई होगा? अजबे इंसान तुम लोग भी हो। ये देखो यहाँ पर जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, ओणम क्या हो जाएगा यहाँ पर केरल में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर बढ़ते हैं। आएगा क्वेश्चन 80 देखो, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जो जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है, कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। भील जनजाति पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, लगाओ। यहाँ इतना घर से दूर त्याग कर कर तुम लोग पढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ मैडम जी को बुलाने के लिए आए हैं, इतना रात को मैडम जी पढ़ाएंगी कि कुछ और ही चीज होने लगेगा? बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? भील जनजाति जो पाई जाती है, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ देखो 81, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सहरिया जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, ये आपको बताना है। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, लगाओ क्वेश्चन का आंसर। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करेगी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान में सहरिया। और मीना भी एक मीना जनजाति है जो कि राजस्थान की जनजाति है, ठीक। IAS टॉपर करते होंगे तो तुम लोग नाम सुनते होंगे। क्या बताओ क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन से सुमिलित नहीं है, बताओ। ये जो है कौन से सुमिलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोंडा दक्षिण बिहार, जुल्लू, जुल्लू कहाँ पर आपको दे रहा है उड़ीसा, बताओ इसमें से क्या हो जाएगा भैया? जुल्लू, जुल्लू थोड़े ना, जुल्लू हो जाएगा अफ्रीकन कंट्री में, जुल्लू हो जाएगा अफ्रीकन कंट्री में ना, जुल्लू का हो जाएगा अफ्रीकन कंट्री में। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लो, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर सेम्पन जनजाति पाई जाती है? अरे एक दोस्त से पूछे, एक दोस्त मेरा था, मैंने पूछा कि सेम्पन जनजाति कहां पाई जाती है, बोल रहा है गोवा में पाई जाती है। तो मैंने बोला भैया गोवा में जनजाति पाई जाती है, सेम्पेन भी? तो बोला कि हाँ, क्योंकि सेम्पेन तो वहीं पर लोग पीते होंगे ना। हमने बोला भैया सेम्पेन जनजाति की बात करें तो दारू का नहीं बात करें जो तुम्हारा तृतीय नेत्र खुल गया, ठीक है।
तो सेम्पेन जो जनजाति पाई जाती है ये निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है गोवा में, ठीक ना। ये हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सेम्पेन। और जवार भी एक होता है, जवार जो जनजाति, वो भी वो खतरनाक जनजाति है, वो भी आपको अंडमान निकोबार में। ये क्वेश्चन 84 देखो, ये देखो आ गया जरवा, माफ करना जवार नहीं, जरवा जनजाति। जरवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ये खतरनाक जनजाति के लोग है, ठीक ना। जरवा जनजाति के लोग भी कहां पर निवास करते हैं? ये अंडमान निकोबार में ही निवास करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 85, भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है ये आपको बताना है। तो भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति यही जरवा जनजाति है, ठीक, खतरनाक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, कत्था बनाने वाला अनुसूचित जनजाति कौन सा है? कत्था जो बनता है ये किस पेड़ से निकालकर बनता है? किस पेड़ से? तो खैर की पेड़ से। खैर की पेड़ से जो बनता है कत्था बनता है। और जो खैरवार लोग होते हैं वही कत्था बनाते हैं, यानी कि खैरवार जनजाति हो जाएंगे। जो कत्था आम वाला नहीं रे, पान वाला पर कत्था लगाया जाता है ना, ये हो जाएंगे खैरवार। और खैर पेड़ से बनता है कत्था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी, डी, सी यहाँ पर ना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन देखो 87, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला बोला जाता है? लाल बंगला नहीं, लाल बंगला बोला जाता है। बताओ ये कौन सी जनजाति है जिसके घर रसोई घर है, इसे लाल बंगला बोला जाता है, ठीक, लाल बंगला बोला जाएगा। ये बंगला कर लो, ठीक, लाल बंगला बोला जाता है। ये देखोगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में मिलती है। इनके रसोई घर को बोला जाता है लाल बंगला, ठीक है ना। लाल बंगला बोला जाता है तो इसका नाम भी इसने है। रसोई घर में क्या बनेगा? भूंजिया बनेगा। तो भूंजिया जो जनजाति है, यही भूंजिया जनजाति के घर को लाल बंगला बोला जाता है, यानी भूजिया। भूंजिया नहीं मतलब हम लोग अपने नहीं बोलते भूंजिया, वही जनजाति है, ठीक ना। ये पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देख लो। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में से बोलने वाले सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद कौन सा नंबर आता है भैया? हिंदी के बाद बताओ कौन सा नंबर आता है? बताओ हिंदी के बाद कौन सा नंबर आता है? पहला नंबर पर तो हिंदी बोला जाता है, दूसरा पर क्या बोला जाता है? बांग्ला बोला जाता है। तीसरा हमको बताओ क्या बोला जाता है? कमेंट कर कोई बता सकता है तीसरा कौन सा बोला जाता है? बताओ, कमेंट कर बताओ, कोई बता सकता है तीसरा कौन सा बोला जाता है भाषा? तीसरा भाषा में सबसे अधिक कौन सा बोला जाता है? लगाओ क्वेश्चन के आंसर। तेलुगु। देखो पैका लिख रहा है गौतम कुमार, भूंजिया और दारू। अरे जोर चिरकुट। देखो सब लोग मार कराया है पैक। अरे भैया तेलुगु तमिल ये सब नहीं होगा, मराठी होगा। तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा मराठी है, ठीक ना, ये याद रखना एक ध्यान से। तीसरे जो बोली जाती है सबसे अधिक 2011 के अनुसार मराठी है। 2001 के अनुसार तुम लोग मत बताओ। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक जो है आष्टिक समूह के है? आष्टिक समूह की कौन सी भाषा ये बताना है, इसमें से कौन सी है जो कि आष्टिक समूह की है? 89 के आंसर लगाओ, आष्टिक समूह की कौन सी होगी? लगाइए क्वेश्चन नंबर 89 का, ठीक ना, 89 का लगाओ। आष्टिक समूह की कौन सी हो जाएंगे? ये बहुत अच्छा। आष्टिक समूह की कौन सी हो जाएंगी? भाषा पूछ रहा है तो खांसी भाषा हो जाएगी। खांसी जो भाषा हो जाएगी वो खांसी जो वाला होता है, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90, गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी जो है ये किसका उदाहरण है? गंगा नदी जो होता है सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी है। और देखो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा यमुना। और गंगा नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगा, सिंधु भी, ये सब ये हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन 91 देख लो, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को बोला जाता है कौन सा? पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है गंगा नदी को, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम आपको बताना है। सुंदरवन डेल्टा जो निर्माण की थी, तो सुंदरी वन के कारण यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा इसका नाम पड़ा। सुंदरवन मतलब सुंदरी वन यहाँ पर पाया जाता है। और देखोगे ये डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी जो हो जाएगी, ये विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी देखोगे बंगाल के क्षेत्र में, यानी बंगाल की खाड़ी में, और ये बनता है, ये याद रखिएगा। ये मैंग्रोव वन यहाँ पर पाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 93, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी हो जाती है? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है भैया? भागीरथी अलकनंदा के जो संगम होता है ये होता है कहां पर बताओ? देवप्रयाग में होता है। कहां पर होता है? देवप्रयाग में होता है, ठीक ना, उत्तराखंड।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, इसका आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। क्वेश्चन नंबर 95 देख लो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? यह बताना है कि कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। लगाओ इसके आंसर। यमुना की सहायक नदी नहीं है ये लगाना है। तो कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये बताओ। यमुना की सहायक नदी नहीं है, बताओ कौन सा हो जाएगा? ये रामगंगा हो जाएगा ना। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। बाकी यमुना में बेतवा आकर मिलता है, चंबल केन मिलता है, लेकिन रामगंगा किसकी है? नहीं, इसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कौन है? तो बिहार राज्य में जो गंगा किनारे स्थित जिला है या गंगा सबसे अधिक जो बहती है बिहार राज्य की, वो पटना जिला में बहती है। और टोटल देखा जाए तो कितने जिलों से होकर बहती है? तो टोटल 12 जिलों से होकर बहती है। यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको 12 जिलों से होकर बहती है। टोटल देखा जाए तो 12 जिलों से होकर बहती है। भोजपुर से एंट्री मारती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। भारत में यारलुंग झांगपो नदी जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग झांगपो जो नदी है, ये देखोगे सांगपो नदी या झांगपो, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके द्वारा ही माजुली द्वीप भी बनाया जाता है असम में। क्वेश्चन 98 देखो। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है उसका नाम बताना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास देखोगे किस नदी का स्रोत पाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का, सतलज नदी का, सिंधु नदी का, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहां से हम स्टार्ट करते हैं 99। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। ये मानस जो नदी सहायक है, ये है आपको ब्रह्मपुत्र की, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी? मानस नदी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो नर्मदा जो घाटी है किसके किसके बीच में पाई जाती है? नर्मदा नदी घाटी जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। एक तरफ सतपुड़ा है, नीचे सतपुड़ा है, ऊपर विंध्याचल की पहाड़ी है, यानी विंध्याचल रेंज है, नीचे सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा बहती है। यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम हुआ। अरे भैया यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम हुआ, 100 क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक ना। अब जिसको आराम करना है, सोना है, आराम से जाकर सो जाओ।